गुड मॉर्निंग बच्च। देखिए क्लास 10 फिजिक्स में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था गोलीय दर्पणों पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बता चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये बताया गया था। ये कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण या ये कह सकते हैं कोई चिकना तल है जिस पर क्या कर दिया जा रहा है, पालिश कर दिया जा रहा है। एक तल पे क्या कर दिया जा रहा है, पालिश कर दिया जा रहा है। पालिश किसका होता है? हाँ, लाल ऑक्साइड यानी लीड ऑक्साइड ना, लाल ऑक्साइड या किसका, मरकरी का होता है। और ये बताया गया था कि जो किरण आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण, ये बताया गया था। और इस पर ये अभिलंब है, अभिलंब, ये जो आपतित किरण है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों वृत्तकारी तल के, तीनों ये परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसको कौन सा तल बोला जा रहा है, परावर्तक तल। परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। और इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इतनी बात हमने पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब बात है दर्पण का कि दर्पण होता क्या है। तो हमने बताया था कि दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। क्या होता है दर्पण, दर्पण यानी मिरर होता क्या है, ये मिरर। तो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग, काटा गया भाग होता है जिसके एक तल को, जिसके एक तल को पालिश कर दिया जाता है। पालिश अभी हमने बताया था, पालिश का मतलब क्या, या तो मरकरी लगा दिया जाता है या फिर लाल ऑक्साइड इसको लगा दिया जाता है। तो इसका एक तल को क्या कर दिया जाता है, पालिश कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तब यह संरचना, तब यह संरचना क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है, दर्पण कहलाती है। देखिए ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमने कोई गोलीय कांच का, ठीक है, कांच का खोखला गोला ले लिया और यहाँ से इसको काट दिया। जब इस पर हम लोग पालिश कर देते हैं, उभरे हुए तल पर पालिश कर देते हैं, तो ये अंदर वाला तल जो होता है ये परावर्तक तल होता है। अंदर वाला तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण आकर इस पर गिरती है, ठीक है, प्रकाश की किरण आकर इस पर गिरती है, तब इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं।
इधर की ओर, अंदर की ओर, दबे हुए तल की ओर पालिश कर देते हैं तो प्रकाश की किरण इधर से चलती है, यानी उभरे हुए तल पर आपतित होती है। यानी कहने का मतलब कि ये परावर्तक तल का काम करता है। कौन सा? ये उभरा हुआ तल परावर्तक तल का काम करता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर। जब खोखले गोले के कटे हुए हिस्से के उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाता है। पालिश कर दिया जाता है, अर्थात दबा हुआ तल परावर्तक तल का काम करता है। परावर्तक तल का कार्य करता है। तब यह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। देख लीजिए, चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है। ये उभरा हुआ तल, उभरे हुए तल पर क्या कर दिया गया? पालिश कर दिया गया। दबा हुआ तल किसका काम कर रहा है? परावर्तक तल का। इसलिए ये दर्पण कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोग चित्र देखकर परिभाषा अपने से बना सकते हैं। ठीक है, अगर चित्र क्लियर हो जाता है तो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। इसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा? ये देखिए, सेकंड पॉइंट होता है उत्तल दर्पण, या इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है? देखिए, जब खोखले गोले के कटे हुए, बिल्कुल उसी तरह लिखिए परिभाषा, बस जहाँ पर ये दबा हुआ तल था वहाँ उठा हुआ तल कर दीजिएगा, और जहाँ उभरा हुआ तल था वहाँ दबा हुआ तल कर दीजिएगा। बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक, यानी क्या लिखेंगे? जब खोखले गोले के कटे हुए हिस्से के दबे हुए तल पर पालिश कर दिया जाता है। पालिश कर दिया जाता है, अर्थात उभरा हुआ तल परावर्तक तल की भांति कार्य करता है। तल की भांति कार्य करता है। तब इस प्रकार के दर्पण को
उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के दर्पण हो गए, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं। आप जानते हैं दर्पण का काम होता क्या है? तो दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब बनाना। क्या काम होता है? दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब बनाना। यानी जब हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्र ही क्या कहलाता है? यह चित्र ही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। अगर हमारा चित्र दिखाई दे रहा है तो हमारा प्रतिबिंब, वस्तु का चित्र दिखाई दे रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जो है वीडियो को बार बार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से रट जाए। कहीं भी किसी भी प्रकार डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का कोई चीज़ आता नहीं। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब। क्या है ये? प्रतिबिंब। इसको कहते हैं इमेज। जब हम किसी वस्तु को, दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तब वस्तु का चित्र हमें दर्पण में दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। यह चित्र ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, रियल इमेज। कैसे बनता है ये रियल इमेज? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती हैं, तब उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। क्या ये हम लोग लेते हैं? कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है,
ये कोई प्रकाश की किरण, परावर्तित किरण आया और परावर्तक तल से टकराया। ये अंदर वाला तल जो है परावर्तित तल है, इससे टकराया, टकरा के ये वापस रिटर्न हो गया उसी माध्यम। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से टकराया वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये यहाँ पर वास्तव में आकर मिलता है, ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और बाद में ये जो इसका परावर्तन हुआ है, ये जो परावर्तित किरण आई है वास्तव में इस बिंदु पर आकर मिलती है। इसलिए इस बिंदु पर जो बिंदु वस्तु था, जो बिंदु वस्तु लिया गया था उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही अगर हम लोग कौन सा दर्पण लेते हैं, ये वाला दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण, तो क्या होगा, ये उत्तल दर्पण, ये पालिश वाला हिस्सा यहाँ ये मुख्य अक्ष होता और प्रकाश की किरण ये जाती, ठीक। तो किरणें ऐसे परावर्तित हो जाती, तब ये लगता है कि ये किरण यहाँ कहीं पीछे से आ रहा है, ठीक, यहाँ कहीं पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। तब इस बिंदु पर बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किसी बिंदु से क्या होती हैं, किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो होता है आभासी प्रतिबिंब। और जब आपतित किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सामने दिखाई दे रहा है और आभासी प्रतिबिंब आप लोग देख लीजिए, इमेजिनरी इमेज, आभासी प्रतिबिंब, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्या लिखा जाए परिभाषा, सेम ऐसे ही, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर प्राप्त होता है, तो ये हो गया हम लोग का दो प्रकार का। अब आइए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार देखते रहिए, आराम से नोट भी कर सकते हैं आप लोग और समझ भी सकते हैं। समझ के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग का क्या है, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें पहला परिभाषा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण खोखले दर्पण जिस खोखले गोले, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे चित्र में C से प्रदर्शित किया जाता है। देख लीजिए, ये दर्पण का केंद्र है, इसको हम लोग क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, C से। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये गोला कांच का बना होता है, ये इस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र, क्योंकि दर्पण किससे बना हुआ है, कांच से बना हुआ है। ठीक, खोखले गोले का जो काटा हुआ भाग होता है, ठीक है, वही दर्पण होता है। ठीक, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो फिर उसी तरह लिख सकते हैं कि क्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे चित्र में CP से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, CP से प्रदर्शित किया जाता है। लिख सकते हैं इस भाग को क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे CP से प्रदर्शित किया जाता है, इसे CP से प्रदर्शित किया जाता है, अथवा
स्मॉल आर एवं कैपिटल आर लिखा जाता है। चाहे रहने दीजिए इसको, बाद में बस इतना प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को CP से प्रदर्शित। ठीक, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या ध्रुव। इसमें ये जो P आया है ये भी तो जानना जरूरी है कि ध्रुव क्या है, पोल क्या है। ध्रुव पोल क्या लिखेंगे, तो ये जो दर्पण है M1 M2, कौन सा दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की ही बात करें, M1 M2। ठीक, इसके मध्य में एक बिंदु लिया गया है P। इसी बिंदु P को, यानी कहने का मतलब कि परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर लिया गया बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य में लिया गया बिंदु, मध्य में लिया गया बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P से प्रदर्शित किया जाता है। सभी दूरियों को P से ही मापा जाता है। सभी दूरियों को P से बाईं ओर अथवा दाईं ओर मापा जाता है। बाईं ओर अथवा दाईं ओर मापा जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि जिस दिशा में किरण चलती है, अगर उस दिशा में हम लोग दूरी मापते हैं तो वो धनात्मक होती है, और उसके विपरीत दिशा में अगर दूरी मापते हैं तो वो ऋणात्मक होती है। ठीक, ये जो तीर होता है प्रकाश किरण का, ये बता देता है कि प्रकाश किधर से किधर की ओर जा रही है। तो जिस दिशा में किरण जाएगी उस दिशा में ध्रुव से दूरी धनात्मक होगी, और उसके विपरीत दिशा में ध्रुव से दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये ध्रुव हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोकस। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बार बार लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सारा डिफिनेशन चित्र देख के ही बनाया जा सकता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, चित्र देखते रहिए, जो पढ़ाया गया है उस वीडियो को देखिए, आराम से डिफिनेशन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये कितने डिफिनेशन हो गए दर्पण से संबंधित? 3। चौथा डिफिनेशन। इससे पहले हम लोग एक डिफिनेशन और समझ लें, क्या है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाती हुई जाने वाली रेखा, सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या लिखेंगे? तो दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C, तथा दर्पण के ध्रुव यानी P, दर्पण के ध्रुव यानी P
से जाने वाली सीधी रेखा मतलब क्या है? किरण क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये चौथा डेफिनेशन। उसके बाद आइए पांचवा, मुख्य फोकस। ये क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।